हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने इल्यूशन सीरीज की एक जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम पहले हमने यहाँ पे हिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है। तो उसके हमारे पास 30 लेक्चर है। जिन्होंने वो क्लास ही नहीं देखी हुई तो एक बार वो पहले उन क्लासों को भी जरूर देख ले, ताकि हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो गलत ना हो। और अभी हमने पॉलिटी स्टार्ट की हुई है। तो पॉलिटी का ये हमारे पास 13वां भाग है। कि जी कौन सा भाग है? 13वां भाग है। इससे पहले 12 भाग आ चुके हैं। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई हैं, एक बार वो क्लासेस भी देख ले, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें हम जो पार्लियामेंट्री जो हमारे पास कमेटीज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे पास कमेटीज़ रहती हैं। और जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर के जो सुप्रीम कोर्ट से जो जो क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे उम्मीद करूँगा कि आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने जितने भी आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उसके लिए तैयारी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और एक बात और कहूँगा कि जो मैं यहाँ पे जो सीरीज़ लेके आया हूँ, तो उसके जो क्वेश्चन है वो साथ साथ में आप भी लगाओगे, और ताकि अंत में आप अपना स्कोर एनालाइज करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि संसद की निम्नलिखित में से किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य सांसद नहीं होता है? कि ऐसी कौन सी कमेटी होती है जिसमें हमारे पास जो परमानेंट हमारे पास कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसमें जो हमारे पास राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं होते? तो उसका क्या नाम होता है? एस्टिमेटेड कमेटी, अनुमान समिति जो होती है उसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं लिया जाता। सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वो सारे लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो हमारे पास कैग होता है, जो निरंकक एंड महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने वाली संसदीय समिति का क्या नाम होता है? जो कैग के ऊपर एक समिति बनाई जाती है जो उसकी रिपोर्ट की जांच करती है, तो उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। लॉक लेखा समिति जो होती है, जो कैग होता है, जो हमारे पास कैग जो आता है, जो अनुच्छेद हमारे पास 148 के तहत आता है, उसके ऊपर एक समिति बनाई जाती है। उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, और उस समिति का नाम होता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की सलाहकार समिति बनाता है? तो संसद को सलाह देने वाली जो समिति होती है, एडवाइजरी कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, उसको किसके द्वारा बनाया जाता है? उसको बनाने वाला बंदा कौन होता है? तो वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। जो एडवाइजरी देती है, एडवाइस देती है किसको? पार्लियामेंट को। तो वो बनाई जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राज्य भाषा समिति के सदस्य होते हैं, जो संसदीय राज्य भाषा जो समिति होती है उसके कितने सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए समिति के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। टोटल जो मेंबर होते हैं इस समिति के वो होते हैं 30। कितने होते हैं जी? 30 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही आंसर है कि अगर हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर कोई कमेटी बनानी है तो उसके जो सदस्य होंगे 20 लिए जाएंगे लोकसभा से और 10 लिए जाएंगे राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं होती? तो हमारे पास इसमें से कौन सी संसदीय समिति नहीं होती है, जो कमेटी नहीं होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होती है? देखिए, जो हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है बिल्कुल सही होती है। जो हमारे पास कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास अनुमान पर समिति ये भी होती है, एस्टिमेट पे कमेटी बनाई जाती है, जो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, राज्यसभा में उसका कोई सदस्य नहीं लिया जाता। डिमांड फॉर द ग्रांट्स कमेटी तो ये नहीं होती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी कि अनुदान समिति की मांग। तो ये वाला नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा जो सही है वो सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की समितियों का गठन करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो जो ये बात है वो हमारे पास फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य सरकार और संसद सदस्यों और सरकार के कार्यक्रमों के बीच में औपचारिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। नहीं जी, ये बात गलत है। तो इसका ए की हमारे पास सही हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति होती है? कि जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जो हमारे पास समिति होती है, कमेटी होती है, उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है हमारे पास एस्टिमेटेड कमेटी। ऑप्शन नंबर बी कि जो ये हमारे पास एस्टिमेट कमेटी बनाई जाती है, जो अनुमान समिति होती है, ये संसद की सबसे बड़ी कमेटी होती है और इसमें सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो हमारे पास सूचियां दी गई हैं, इन सूचियों को आपस में मैच करना है और हमें बताना है इसमें से कौन सा इसका जो है हमारे पास सही आंसर है। तो देखिए हमारे पास जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ये क्या देखती है? फाइनेंस कमेटी होती है जो मार्केट स्कैम को देखेगी। तो ए का क्या होगा हमारे पास? तीसरा होगा। जो हमारे पास कमेटी ऑन जो हमारे पास याचिका समिति होती है, जो पटिशन जो दर्ज की जाती है, उसके ऊपर जो कमेटी बनाई जाती है, उसका क्या काम होता है? फंक्शनल कमेटी। वो कौन सी होती है? फंक्शनल कमेटी होती है। तो बी का क्या होगा जी? फोर्थ होगा। जो हमारे पास ज्वाइंट कमेटी ऑन द स्टॉक, तो ज्वाइंट कमेटी ऑन द स्टॉक जो बनाई जाएगी, स्टॉक पर संयुक्त समिति की बनाई जाएगी, वो कौन होगी? एडोक कमेटी। उसको एडोक पे रखा जाएगा। तो सी का क्या होगा जी? फर्स्ट होगा। और जो हमारे पास डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। ऑप्शन नंबर 2, तो डी का दूसरा होगा। तो इससे देखिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन मैच करिए? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसद की वित्तीय समितियां होती हैं? तो इसमें से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां होती हैं? तो देखिए इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा? लोक लेखा समिति होती है जी। पब्लिक जो अकाउंट कमेटी होती है, जो एस्टिमेट कमेटी होती है वो भी होती है, अनुमान जो समिति होती है वो भी होती है, सार्वजनिक जो हमारे पास कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी होती है, संबंधित समिति होती है उपक्रमों से। तो ये तीनों की तीनों जो होती है वो भारत की जो पार्लियामेंट है, जो हमारे पास फाइनेंशियल कमेटी होती है संसद की, उसके साथ इनका संबंध होता है। तो ये तीनों की तीनों होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता? तो हमने ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया है। देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या बताया था मैंने? अनुमान समिति, जिसमें से सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो किसके होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? तो हमारे पास इसमें से क्या कहा गया है कि इसमें से जो हमारे पास पार्लियामेंट्री जो हमारे पास कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जो सार्वजनिक व्यय होता है उस पर संसदीय नियंत्रण का कोई भी साधन नहीं होता, कोई भी नियंत्रण नहीं होता। तो किस पे नहीं होता है ऐसा? वो किस पे कंट्रोल नहीं कर सकता? तो कैग पे कोई भी उनका कंट्रोल नहीं होता, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। जो एक कमेटी होती है जो हमारे पास पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर टूल नहीं है। जो हमारे पास कैग आता है, जो भारत के निरंकुश और महालेख परीक्षक होते हैं, उसके ऊपर नहीं होता है। ये जो कैग होता है, ठीक है जी, ये आर्टिकल हमारे पास 148 के तहत आता है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, जो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इनका जो टेन्योर होता है, जो ये या तो 6 साल या तो 65 ईयर्स, ठीक है। जो चीज़ पहले होगी उसके अनुसार ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, या जो चीज़ पहले होगी, अगर 6 साल पहले हो गए तब वो रिटायर हो जाएंगे, या 65 ईयर्स उनको पूरे हो गए तो तब वो रिटायर हो जाएंगे, जो भी चीज़ पहले होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय के
न्यायिकी जो न्यायिकी जुडिशली रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स कि जो सर्वोच्चतम न्यायालय का न्यायिकी पूर्ण अवलोकन कार्य का क्या अर्थ होता है। तो उनका क्या अर्थ होता है, जो जस्टिस रिव्यू किया जाता है, जो आर्टिकल हमारे पास 13 में आता है, अनुच्छेद 13 के अनुसार आता है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या काम है, वो क्यों किया जाता है। तो जो कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए कि एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कि ये जो लॉ है ये संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं है, उसकी जांच करने के लिए जस्टिस रिव्यू का यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि ये जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, ये जो है संवैधानिक को फॉलो करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, उसकी जांच करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है। तो अगर हमारे पास भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके इलेक्शन में कोई घपला होता है या उपराष्ट्रपति के इलेक्शनों में कोई घपला होता है, तो उसको कौन देखता है, उसको किसके द्वारा देखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच बिठाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने के 5 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं जी, 5 तरीके होते हैं। ये जो रिट्स होती है ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 32 में आती है, इसमें आती है, अनुच्छेद 32 में आती है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। अगर वो हाई कोर्ट में जाता है तो आर्टिकल उसको 226 ये देता है, 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है। और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, जो सारी की सारी जो उसमें जो मेंडेमस होगी, जो हमारे पास क्यू वारंटो होगी, ठीक है जी, जो हमारे पास ये 5 प्रकार की होती हैं। मैंने आपको ये सब पढ़ाई हुई है, ठीक है जी। तो 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय आनंद प्राप्त करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉय, तो वो कहाँ पे इंजॉय करता है, उसका क्या काम होता है। जो हमारे पास ओरिजिनल, जो हमारे पास मूल, और जो हमारे पास अपीलीय और सलाहकार जो क्षेत्र अधिकार होते हैं उसके अंदर वो अपनी पावर को इंजॉय करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक क्यों बनाता है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक क्यों बनाता है, क्योंकि जो हमारे पास जुडिशरी होती है वो गार्डियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि इसमें एक चीज़ जो होती है जो उसकी मदद करती है वो होती है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, कि वो जस्टिस रिव्यू कर सकता है अगर सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, अगर वो कानून जो है वो हमारे लोगों के हित के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खारिज कर देगी, उस पर वो यूज़ करेगी जस्टिस। जो हमारे पास जुडिशल रिव्यू होता है जो आर्टिकल नंबर 13 के अधीन आता है, जिसके तहत वो क्या करेगी, वो हमारे पास जुडिशल रिव्यू करेगी, जिसमें कि ये जो कानून है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया गया है, तो उसको वो खारिज कर देगी। ये उसके पास पावर होती है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो वो कितनी होती है जी, 30। पहले तो 31 हुआ करती थी, ठीक है, ये ल्यूशन बुक के अनुसार जो पुराने क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। तो 31 हुआ करती थी, अब कितने हो गया जी, 34 हो गए। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या हो गई है वो 34 हो गया, जिसमें 33 + 1 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अन्य जज होते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें 34 आंसर करके आओगे आप, ठीक है जी, क्या करके आओगे, 34 करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो उन पे जो महाभियोग, जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जाती है, किस पे, जो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके ऊपर में, तो वो किस आधार पे चलाई जा सकती है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है जी। दूसरी बात, उनके प्रूव द मिसबिहेवियर, ठीक है जी, बिल्कुल बात सही है। न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की क्षमता में, ठीक है, कि उनकी जो कैपेसिटी है वो एज ए जज के रूप में अच्छी नहीं है, तो उनको उनकी जो पोस्ट है उससे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है, कि सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमारे पास जनहित याचिका, जिसको PIL के नाम से जाना जाता है, इसे जोड़ा जा सकता है, तो उसे इसे किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो ये जो होती है जस्टिस, जो हमारे पास एक्टिविज्म होता है, जो हमारे पास न्यायिका सक्रियता होती है, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास PIL है वो उसको किसके साथ जोड़ सकते हैं? तो उसको हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? जुडिशियल एक्टिविटीज्म के द्वारा जोड़ सकते हैं। और ये जो है इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा चुकी है कि PIL क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है या जनहित याचिका होती है, और वो किसके अंडर आती है, उसे किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो एक्टिविज्म के द्वारा उसको जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो इसकी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। अगर हमें जो हाई कोर्ट है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हमारे जजों की संख्या को इंक्रीज करना है तो उसकी पावर किसके पास देके रखी है? संसद के पास देके रखी है। इसीलिए हमारे पास जो अब पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे 31 हुआ करते थे, मतलब 30 प्लस में 1 हुआ करता था। अब इनकी संख्या 33 प्लस 1 हो गई है, मतलब इसमें जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एक ही समय में रिक्त होता है तो कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जो हमारे पास भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा ये कार्यभार संभाला जाता है। अगर हमारे पास हमारे जो प्रेसिडेंट है और जो उप राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो अगर वो कार्यरत नहीं है तो उनके 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 टाइम में उनके ना होने के बावजूद जो उसका संविधान को संभालेगा, जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे काम करेगा, वो कौन करेंगे? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो उस पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो हमारे पास भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है, इसकी जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के किसी भी प्रश्न पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने का अधिकार किसके पास होता है? अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या लेना है जी? एडवाइस लेनी है, तो उसकी एडवाइस का जो हमारे पास जो एडवाइस होता है वो किसके थ्रू ले सकता है? तो आर्टिकल नंबर जो हमारे कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति ले सकता है। और इसको एडवाइस लेने का वो जो आर्टिकल है वो कौन इसको परमिशन देता है? 143। ठीक है जी, जो 143 आर्टिकल है उसके तहत जो है जो हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो वो आर्टिकल जो है हमारे पास अनुच्छेद 143 उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुलह करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या दे के रखी है? पावर दे के रखी है। तो वो जो पावर है वो किसके अधीन आती है? कहाँ पे आती है? तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अधीन आती है, मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन आती है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। अगर कोई भी हमारे पास राज्य है या हमारे पास जो केंद्र है उनके बीच में किसी भी बात के लिए विवाद हो जाता है तो उसको कौन देखेगा? तो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो देखेगा। और वो किसके अधीन आएगा? उसका जो एक मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। कि जो हमारे पास सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाई, तो किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट की जाती है? क्या उसमें रिस्ट्रिक्टेड है? तो हमारे पास जो न्यायिक का समीक्षा होती है, ऑप्शन नंबर जो बी है, न्यायिक समीक्षा जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड है संसद की। ठीक है, वो उस पर चैलेंज नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है?
ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत नहीं है अपने पद पे, तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं। तो ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने इस पद पे काम किया हुआ है? तो जो हमारे पास न्यायमूर्ति जस्टिस एम एम हिमतुल्ला, जो हिमतुल्ला जो थे, हिदमतुल्ला जो थे, उनके द्वारा कार्यभार संभाला गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट और एज ए प्रेसिडेंट जो है वो पद संभाला था। तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति जो एम हिदतुल्ला जो थे, उनके द्वारा संभाला गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान जो हमारे पास तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडॉक जजेस, तो वो एडॉक जजेस कहाँ पे अपॉइंट कर सकता है? तो ये जो हमारे पास होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, जिला और सत्र न्यायालय में भी कर सकता है। तीनों में संविधान जो है, संविधान के द्वारा उनमें एडॉक पे हम क्या रख सकते हैं? जो हमारे पास जजेस हैं उनको रख सकते हैं, तो सभी में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्र अधिकार के अंडर आती है? कि कहा गया है कि जो हमारे पास भारत का संविधान है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को क्या देता है? संवैधानिक मामलों के संबंध में अपील करने का क्षेत्र अधिकार देता है। वो किस आर्टिकल में आता है? तो वो किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 34A के साथ में आता है, उसके अंदर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लगता है कि जो ये मामला है ये कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया गया है, ये जो कानून है उनको नजर रखते हुए नहीं बनाया गया है, तो वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और अनुच्छेद 132 जो है और अनुच्छेद 134A जो है वो उसमें क्या कर सकता है? उसके तहत वो उसमें क्या कर सकता है? उसमें घुस सकता है, उसमें उसको रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? जो उच्चतम न्यायालय है उसके निर्णय में कौन सी बात बिल्कुल सही है? ये निर्णय बदला जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। अगर आपको लगता है कि आपको उच्चतम हाई कोर्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, आपके फेवर में नहीं आया, तो आप कहाँ जा सकते हो जी? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो वहाँ के जो जजेस होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को अभिलेखों के न्यायालय के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारे पास ऐसा भारत में कौन सा न्यायालय है जिसको क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन से होते हैं जिसके रिकॉर्ड वहाँ पे रखे होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय को जाना जाता है। जो हाई कोर्ट है उसके पास जो सेशनल कोर्ट होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे उनका जो डाटा है उसको रखा जाएगा, और जो सर्वोच्चतम न्यायालय होगा उस पर उसके पास सभी का डाटा पड़ा होता है, चाहे वो जितने पूरे इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जो सारा का सारा जो डाटा होगा वो किसके पास होगा? तो सर्वोच्चतम न्यायालय के पास होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि उनके ऊपर भी कोर्ट है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और जो हमारे पास जिला न्यायालय होते हैं उनके ऊपर उच्चतम न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सामान्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ऐसा कौन सा विषय है जो उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है, क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। अगर किसी के मौलिक अधिकारों के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको हाई कोर्ट भी देख सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है। अगर मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो आर्टिकल 32 के तहत,
और अगर हाई कोर्ट उसके बारे में कुछ करेगा तो वो हमारे पास 226। इन दोनों के पास पावर होती है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी हनन होता है तो दोनों के दोनों उसके विरुद्ध कदम उठा सकते हैं। और जो हमारे पास आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। अगर राज्यों के बीच में आपसी विवाद होता है तो उसको कौन देखेगा, तो उसको किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केंद्र और राज्य के बीच में भी, और संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा, तो इसका भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो न्यायिका जो जस्टिस रिव्यू है वो हमने कहाँ से लिया है, जो न्यायिका पूर्ण अविलोकन की प्रणाली अस्तित्व में आई तो ये हमने कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमें कहाँ से मिला हुआ है, तो जो हमारे पास इंडिया और यूएसए, हमने यूएसए से लिया है। और भारत ने जो देखा हो, भारत और यूएसए में ही ये चीज़ है, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की अनुमति देता है, तो अगर जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो उसने जो डिसीजन दिया है, जो जजमेंट दी है, उसको रिव्यू करने के लिए पावर देता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो उसने जो निर्णय दिया है उस पर वो संशोधन कर सकता है, उस पर रिव्यू कर सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है जो उसको ये परमिशन देता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, जो हमारे पास अनुच्छेद 137 है उसके अनुसार वो अपने जजमेंट पे क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता है, तो वो कौन है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को किसके द्वारा बचाया जाता है, तो इसका काम किसके पास होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है। अगर कोई भी मामला है वो उस केस को ट्रांसफ़र करना है तो ये जो पावर होती है ये किसके पास होती है, तो ये हमारे पास जो पावर होती है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी केस को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज सकता है। जैसे आपको पीछे जैसे पता होगा कि हैदराबाद में एक केस चल रहा था, जो हमारे पास एनकाउंटर में जो रेप केस हुआ था, उसको स्थानांतरित करके उसको कहाँ, किस हाई कोर्ट में भेज दिया गया था, JNK के हाई कोर्ट में उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए सही है, यह संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नहीं जी। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उच्चतम न्यायालय को राज्य के विधानमंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ये एक स्वतंत्र संस्था है। बिल्कुल बात सही है। ये दोनों के दोनों क्या इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इस पे कोई भी, इन पे किसी का भी दबाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम पदाधिकारी कौन था, जो संविधान की व्याख्या, जो फाइनल अथॉरिटी जो इंटरप्रेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हमारे पास फाइनल जो उसमें व्याख्या करने वाला अंतिम पदाधिकारी कौन होता है, तो वो उस पर फाइनल रिजल्ट देता है सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ अमेंड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। अगर संसद में वो चीज़ होगी तो उसके बाद जो फाइनल जो अंतिम रूप देगा वो कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, अकेले राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं जी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति, नहीं जी। सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। अगर उनकी नियुक्ति करनी है तो जो राष्ट्रपति है वो सलाह लेगा किससे, सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारे पास हाई कोर्ट है उनके जजेस से परामर्श करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा वो की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, उस टाइम कोलकाता में क्या किया गया था, स्थापना की गई थी किसकी,
जो हमारे पास सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। ये जब इसको जब लेके आए थे तब जो हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? लॉर्ड हेस्टिंग जो हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है जी, तो भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। तो वो उनको जो सलाह है वो कब दे सकता है? तो अपनी पहल पर नहीं जी, केवल अगर वे ऐसी सलाह मांगते हैं। बिल्कुल बात सही है कि अगर जो हमारे पास राष्ट्रपति जी है अगर वो क्या करते हैं, अगर हाई कोर्ट की वो सलाह लेना चाहते हैं तो वो उनसे सलाह मांग सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, जब वो सलाह मांगेंगे तभी उनके द्वारा सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 18वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। जब संविधान में 18वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें क्या कहा गया था? सेवा कर लगाने और अप्रयुक्त करने के लिए केंद्र को सशक्त बनाना नहीं, राष्ट्रीय नागरिक आयोग का गठन करना। बिल्कुल बात सही है, नेशनल जुडिशियल कमीशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर कि जो नेशनल जुडिशियल कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? जब 18वां संशोधन किया गया था, 98 संशोधन किया गया था, उस संशोधन के तहत क्या किया गया था? जो हमारे पास नेशनल जुडिशियल कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत न्याय की प्रणाली में जनहित याचिका को पेश किया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब हमारे पास पीआई पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन को प्रेजेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, तो उस टाइम भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? तो पीएन भगवती। कौन हुआ करते थे? पीएन भगवती क्या हुआ करते थे? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए कि जब पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया था तब जो भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें से बताना है कि कौन सी बात सही है। कहा गया है भारत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टेंडर टू एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर और लॉ और द फैक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस सलाह दे सकता है। तो वो कब सलाह दे सकता है, किस बारे में सलाह दे सकता है? पहली बात है ऑन ओइंग इनिशिएटिव ऑन दी एनी मैटर ऑफ द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं जी, कि जो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद सलाह नहीं दे सकता जब तक हमारे राष्ट्रपति खुद नहीं चाहते हैं कि उन्हें सलाह चाहिए, तब तक वो सलाह नहीं दे सकता। पहली बात गलत होगी। अगर वे सलाह चाहते हैं, हाँ अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि उन्हें सलाह लेनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात बिल्कुल सही है, केवल अगर मामला न्यायिक नागरिकों के मौलिक अधिकार के से संबंधित है। नहीं जी, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है दैट इज द राइट आंसर। अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि उन्हें सलाह की ज़रूरत है तो वो तब सलाह ले सकते हैं, ऐसे वो उनको जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह नहीं दे सकता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है? तो क्या कहा गया है, देखिए कहा गया भारत सरकार और एक या अधिक से राज्यों के बीच का विवाद। बिल्कुल बात सही है। डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक से अधिक स्टेटों के बीच में, तो उसमें हाई कोर्ट घुस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में। नहीं जी, उसको जो देखता है वो हमारे पास कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के विवाद को। नहीं जी, ये बात भी गलत है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसको भी कौन देखता है? हाई कोर्ट देखता है। तो दोनों की दोनों बातें फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति छानबीन करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि विनियमों और नियमों और उपनियमों आदि को बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई है, या
द्वारा प्रायोजित की गई है। संसद ऐसे प्रतिनिधित्व मंडल के दायरे में कार्यपालिका द्वारा ठीक से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो समिति होती है ये कौन सा ऐसा काम करती है जिसके द्वारा ये बात कही जाती है? तो जो हमारे पास कमेटी ऑफ द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है उनके द्वारा जो हमारे पास अधीनस्थ जो विधान पर जो समिति बनाई जाती है उनके द्वारा ये काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी जरूर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास कि जो हमारे पास संसदीय समितियों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन कौन सी समिति जो होती हैं वो आती हैं। आचार समिति जो कमेटी ऑफ एथिक्स होती है, बिल्कुल बात सही है। विशेष अधिकार समिति ये भी हमारे पास एक कमेटी होती है। याचिका समिति, ठीक है, जो ये भी होती है। तो ये तीनों की तीनों समिति होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति 1921 में बनाई गई थी, बिल्कुल बात सही है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है पार्लियामेंट की वो 1921 में बनाई गई थी और ये किसकी सिफारिश पे बनाई गई थी? कृष्णा मेनन कमेटी जो थी, जो कृष्णा मेनन थे उनकी सिफारिश पे बनाई गई थी। उन्होंने रिकमेंडेड करी थी। इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है वो 1921 में बनाई गई थी और किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? तो कृष्णा मेनन है, उनके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी वेरीज फ्रॉम 10 मेंबर मिनिमम एंड 31 मेंबर्स फॉर द मैक्सिमम। नहीं जी, ये बात इसकी क्या है? जो हमारे पास इसकी ये बात क्या है? बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास जो मिनिमम बंदे होने चाहिए वो 10 होने चाहिए और जो मैक्सिमम होने चाहिए वो 31 होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। द कमेटी ऑन द एथिक्स इज देयर इन द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कि जो संसद के दोनों सदनों में आचार समिति है? नहीं जी। तो हमारे पास इसमें से जो बात सही हुई वो फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किसकी अध्यक्षता करता है? तो जो प्रिसाइडिंग ऑफ जो स्पीकर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, वो किसकी अध्यक्षता करता है? उनके द्वारा किसकी अध्यक्षता की जाती है? जो जनरल पर्पस कमेटी होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्पीकर होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। दूसरी जो हमारे पास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो कार्य मंत्रण समिति होती है, उनकी भी की जाती है। जो हमारे पास विशेष अधिकार समिति होती है उसकी नहीं की जाती, ऑप्शन थर्ड गलत है। जो हमारे पास रूल कमेटी होती है वो उनकी भी की जाती है। ऑप्शन नंबर जो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी बात सही है। सलाहकार समितियों की अधिकतम सदस्य होते हैं 30, बिल्कुल बात सही है। कि जो मैक्सिमम मेंबर होता है हमारे पास कंसल्टेटिव कमेटी के वो 30 होते हैं, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास विभागीय संबंधित स्थायी समिति की अधिकतम सदस्यता 24 होती है, नहीं जी। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो इसका सही है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ये जो क्लास है ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो आप वीडियो को टकटकी लगा के देखें और इन क्वेश्चनों को साथ साथ में राइट डाउन करते रहें। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।